Good morning everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to discuss about the new concept of group theory. ग्रुप थ्योरी में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हाउ वी कंस्ट्रक्ट द करेक्टर टेबल. उसमें करेक्टर टेबल फर्दर 4 पार्ट्स में स्प्लिट था. दैट इज़ फर्स्ट इज़ सिम्बलाइजेशन, second will be the actual character table, and the third will be the basis set, and the fourth will be the binary products. तो आज हम फर्दर मूव करेंगे. वी हैव टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन रिड्यूसिबल एंड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में जब मैंने ग्रुप थ्योरी को डिस्कस किया था तब हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप के अंडर रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस क्या चीज़ हैं वो डिस्कस की थी. रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस वो रिप्रेजेंटेशंस थी ग्रुप की जिन्हें फर्दर किसी पार्ट्स में स्प्लिट किया जा सकता है, दैट यू आर एबल टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस. लेकिन इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंटेशन थी जिसको आप फर्दर छोटे टुकड़ों में ब्रेक नहीं कर सकते. तो अभी आज हम क्या करेंगे, अपने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का रिलेशन इरेड्यूसिबल के साथ डेवलप करेंगे. तो आपके पास 4 मेथड्स हैं जिनसे आप यूज़ कर सकते हो रिलेशन यूज़ करने के लिए. सबसे पहला है 3n कार्टेशियन एक्सिस ऑन द नाइट्रोजन एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल. ये n एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल नॉट नाइट्रोजन. आपके पास जिन पर भी आप मॉलिक्यूल आप स्टडी करने जा रहे हो, जैसे सपोज़ आप वाटर स्टडी कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया था 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या फ़र्क है. 3 कोऑर्डिनेट्स में कौन सी एक्सिस इंक्लूडेड है, एक्स वाई जेड, और 3n में आपके पास 3 का मल्टीपल होगी. आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, कितने n एटम्स हैं. जैसे वाटर में आपके पास 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन्स, तो 3 क्रॉस 3 9, तो 9 का मैट्रिक्स आप जनरेट करोगे. तो वो आपके पास एक तरीका हो गया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने का. सेकंड मेथड है वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग विद द बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल. जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, अभी यहाँ पर आपके पास कितने वेक्टर्स पॉसिबल हैं, एक ये वेक्टर हो सकता है, एक ये वेक्टर हो सकता है. तो सेकंड मेथडोलॉजी है यू हैव टू यूज़ द वेक्टर्स of that respective molecule. The third will be the wave function of the molecule, and the fourth one will be the rotation about the Cartesian axis. आप कार्टेशियन एक्सिस के अलॉन्ग क्या रोटेशंस अप्लाई कर रहे हो उसके बिहार पर हम डेवलप करेंगे रिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल के बीच का रिलेशन. लेकिन जो मेथड हमारे सिलेबस में है वो है 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो हम इसे थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये एक न्यू फार्मूला जनरेट होगा. जब भी आप किसी भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डेवलप करोगे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के साथ, तो आपके पास ये फार्मूला रहेगा. AI will be the number of times of ith irreducible representation occurring in reducible representation. AI का नंबर आपको शो करेगा कि वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है आपके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के अंदर. H विल बी अगेन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. NR विल बी द ऑर्डर ऑफ क्लास इन पर्टिकुलर सिमेट्री ऑपरेशन. NR क्या रहेगा, कॉफिशिएंट रहेगा आपके करेक्टर टेबल में उस पर्टिकुलर ऑपरेशन. जैसे सपोज करो मैं C2V में E की बात कर रही हूँ, तो E का कॉफिशिएंट क्या है, वो है आपका NR. और XIR क्या है, पर्टिकुलर E के अंदर आपके पास, जैसे अभी हम अगर लाइन लिखनी हो कि C2V करेक्टर टेबल है E C2 सिग्मा V डैश, दिस इज़ द आपके पास इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस है. फिर उसके बाद A1 A2 B1 B2, ये आपके पास सिंबलाइजेशन है आपकी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की. तो यहाँ पर आपके पास E का जो कॉफिशिएंट है वो रहेगा आपके पास chi r, एंड द chi r का मतलब क्या है, वो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स का करेक्टर शो करेगा. अभी आपके पास ये टर्म न्यू है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर मैंने कोई ना कोई करेक्टर टेबल कंसिडर किया है, तो मैं C2V पॉइंट ग्रुप कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में जो डिस्कशन रहेगी वो C2V और C3V के बेसिस पे रहेगी. तो सबसे पहले मैंने C2V पॉइंट ग्रुप के लिए सबसे इजी मॉलिक्यूल इमेजिन कर लिया, दैट इज़ वाटर. आप POCl3 कोई सा भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन येस आपके वेक्टर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे. ये मैंने बेसिक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया सो दैट कि मैं इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ अपने कॉन्सेप्ट को. यहाँ पर आप क्या करोगे, 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने तब भी एक्सप्लेन किया था कि जितने एटम्स होंगे उनके इंडिविजुअल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे. जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन की खुद की एक्स वाई जेड एक्सिस होगी. HA की बात कर रहे हो तो उसकी इंडिविजुअल एक्सिस होंगी. HB की बात कर रहे हो तो उसकी इंडिविजुअल एक्सिस होंगी. तो इस वे में हमारा जो मैट्रिक्स है वो समवट लाइक दिस.
यहाँ पर आपने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई किया, सपोज़ करो आपके वेक्टर्स हो जाने चाहिए थे एक्स, जैसे मैंने जो सबस्क्रिप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं एक्स को सबस्क्रिप्ट में ओ का मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑक्सीजन के हैं, सबस्क्रिप्ट में एच ए का मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एच ए के हैं, और 3 एच बी का मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बी के हैं। तो आप कोई सा भी ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। जनरली हमारा जो ऑर्डर रहेगा ये वाला रहेगा कि हम सेंट्रल एटम जिसके अलॉन्ग हमने सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किए हैं उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद आप लेफ़्ट राइट कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सिमिलर वे में आप रिप्रेजेंटेशन करोगे। जो आपका पहला वेक्टर, जो आपकी पहली 3x3 मैट्रिक्स होगी वो ऑक्सीजन के लिए है, जो आपकी सेकंड मैट्रिसेस होगी वो एच ए के लिए है। जहाँ यहाँ पर मैंने एच ए मैंशन किया है तो ये एच ए के लिए, अगर मैं यहाँ एच बी मैंशन करती तो ये एच बी की होती। तो डिपेंड करता है कि आपको कंसेप्ट, सिर्फ आप कंसेप्ट पे फोकस करो, इसे रटना नहीं है। यहाँ पर एच बी, यहाँ पर मैंने लास्ट में एच बी दिया, तो दैट मीन्स अगर मेरी रो में थर्ड का जो 3x3 का मैट्रिक्स चलेगा वो मेरे एच बी का आंसर होगा। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेशन हमने आइडेंटिटी किया, तो आइडेंटिटी के लिए क्या था, किसी भी एटम के किसी भी वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। दैट मीन्स सारे मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बिहेव करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअल में कहाँ कहाँ होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन का आंसर होगा, यहाँ पर एच ए का आंसर होगा और यहाँ पर एच बी का आंसर होगा। तो हमारे पास हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया, रेडी हो गया। तो यहाँ पर आपने किस पर अप्लाई किया, आपने इस पर अप्लाई किया, वेक्टर्स चेंज हो जाने चाहिए एक्स नॉट से एक्स नॉट डैश में, लेकिन इन केस यहाँ पर आइडेंटिटी है और इक्वल है तो एक्स नॉट डैश विल बी रिमेन्स एज सच, एक्स यहाँ पर एक्स नॉट ही रहेगा। तो उसी वे में आपने किया। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आई आप उसको 3x3 9, लेकिन आप यहाँ पर करेक्टर खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो। करेक्टर इज डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम कॉलम और आई और जे का जहाँ पर नंबर सेम हो आप उसका सम कंसिडर करते हो। तो यहाँ पर आपके पास इनका सम करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9। सो 9 बॉन्ड वेक्टर्स आर अनशिफ्टेड इन केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट मैट्रिसेस आपके पास क्या है, अब आप C2 ऑपरेशन अप्लाई करोगे अपने मॉलिक्यूल पर। अगेन आपके पास 9 वेक्टर्स हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको पहले चेंजेस देखने होंगे क्या क्या होएगा। यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल है, अगर हम बैक चलें तो यहाँ पर अगेन आपके पास मॉलिक्यूल है। जब आपने C2V अप्लाई किया तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिमेन्स द सेम। तो ऑक्सीजन के जो वेक्टर्स हैं z एक्सिस के अलॉन्ग वो सेम रहेंगे, सारे z एक्सिस के वेक्टर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन x और y में क्या आ जाएंगी, चेंजेस आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये नोटेशन गलत है, ये z है और ये y है, यहाँ पर आपने सिमिलर रखना है। तो जब आप अपने वेक्टर्स को रोटेट करोगे तो एक तो चेंज क्या आएगा, z एक्सिस रिमेन्स द सेम, तो z डैश रिमेन्स z फॉर ऑल द एटम्स, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे एच ए है, चाहे एच बी है। लेकिन सेकंड चेंज क्या आएगा, x डैश विल चेंज इनटू x माइनस एक्स और y डैश आपके पास चेंज हो जाएगी माइनस y में। सेकंड चेंज क्या आएगा, अभी इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं तो आपका एटम्स बदल गए। क्लियर। आपका ऑक्सीजन तो उसी पोजीशन पे है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का आंसर तो आप यहीं पे फिल करोगे जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन के लिए लेबलिंग है। जो आपकी पहली है ये वाली रो सारी ऑक्सीजन के आंसर्स के लिए है, ये सेकंड एच ए के आंसर्स के लिए, ये थर्ड एच बी के आंसर्स के लिए। तो अभी क्या चेंजेस हुए, जब आपने इसको रोटेशन दिया आपका एच बी यहाँ हो गया और एच ए यहाँ हो गया। दैट मीन्स आपके पास सेकंड चेंज क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स में देखें तो मैंने यही लैंग्वेज लिखी हुई है कि एच ए का आंसर आप एच बी में लिखोगे, एच बी का आंसर एच ए में लिखोगे, और ऑक्सीजन की पोजीशन अभी चेंज नहीं हुई तो ऑक्सीजन का आंसर ऑक्सीजन पे ही रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो मैट्रिसेस हो गया, एक्स और वाई बदले तो माइनस माइनस आ गया, जेड नहीं बदला तो +1। सेकेंड मैट्रिक्स में क्या हुआ, एच ए का आंसर कहाँ फिल करना है, एच बी के अंदर, तो एच ए का आंसर मैंने एच बी के अंदर फिल किया। थर्ड में एच बी का आंसर कहाँ पे फिल करना है, एच बी का आंसर कहाँ पे फिल करना है, एच ए के अंदर। चेंज क्या करना है, वही एक्स और वाई चेंज होंगे, जेड चेंज नहीं होगा। तो अभी आप जब इस मैट्रिक्स का करेक्टर फाइंड आउट करोगे, तो मैंने जब फाइंड आउट किया तो मेरे पास करेक्टर क्या आया, -1। उसके बाद थर्ड वेक्टर है आपके पास सिग्मा वाई जेड। सिग्मा वाई जेड में अभी फिर से अगर हमें इमेजिन करना हो तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या चेंजेस आएंगे, मैंने बताया था जब भी आप प्लेन पास कर रहे हो वो पैरेलल किसके रहेगा, वाई और जेड के, परपेंडिकुलर किसके होगा, एक्स के। तो x विल बी चेंज इनटू -x, तो x का आंसर -x होगा, y का आंसर y, z का आंसर z ही रहेगा। और सेकंड क्या फ़र्क आएगा,
वाई जेड प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन, ये ऑक्सीजन से पास कर रहा है, इसका मतलब इमेज किसकी बनेगी, एच ए और एच बी की। अगेन एच ए का आंसर एच बी में, एच बी का आंसर एच ए में। तो मैट्रिसेस क्या रहेंगी, ऑक्सीजन का पोजीशन चेंज नहीं होगा तो ऑक्सीजन का आंसर ऑक्सीजन में दे दिया, फिर उसके बाद एच ए का आंसर एच बी में देना है। तो यहाँ पर आपने आंसर्स यहाँ पर आएंगे और सेम एच बी का आंसर एच ए में देना है, तो आपके पास ये मैट्रिसेस होगा। जब आप इसका करेक्टर फाइंड आउट करोगे दैट विल बी 1। तो सिग्मा एक्स जेड प्लेन अगेन आपके पास कैसा प्लेन है, ये वाला प्लेन, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन्स की पोजीशंस क्या रहेंगी, अनशिफ्टेड रहेंगी, बट जो हमारा रिलेशन चलता है कि एक्स जेड में एक्स और जेड चेंज नहीं होंगे, वाई चेंज होगा, वाई डैश बिकम माइनस वाई। तो आपके पास मैट्रिसेस के आंसर्स क्या रहेंगे, जहाँ जहाँ आप वाई लिखने वाले थे अब भी एच ई का आंसर एच ए में, एच बी का आंसर एच बी में ही है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ ये चेंजेस आपने करने अपनी आइडेंटिटी मैट्रिसेस में, और फिर से आप जब इसका करेक्टर फाइंड आउट करोगे तो यू विल बी गेट आंसर विल बी +3। तो अभी तक हमने जो सीखा आप उसे अप्लाई करोगे। इसका करेक्टर 9 आया, इसका -1, इसका 1 और इसका 3। आपने करेक्टर टेबल अपना मेंशन किया और आपके पास करेक्टर्स ऑफ अनशिफ्टेड वेक्टर्स आ गया। तो जो अभी तक हमने किया था उसे सम अप किया इस फॉर्म में। क्लियर। लेकिन अभी ये क्या है, एग्ज़ाम में ये सबसे टीडियस मेथड है कि आप यहाँ पर हर एक वेक्टर को स्टडी करते रहो। तो मैंने तब भी आपको बताया कि हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको रिस्पेक्टिव जो आपने C2V, सपोज़ यहाँ पर मैं C2V पॉइंट ग्रुप ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर C2V पॉइंट ग्रुप लिया। C2V में आपने मेंशन कर दिया अपनी क्लासेस में इंडिविजुअल करेक्टर। E का करेक्टर 3 होता है, C2 का करेक्टर -1 होता है, सिग्मा कोई सा भी हो 1 होता है। अब क्या करोगे, अब आप नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स करोगे जब आपका रिस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पर मैं ये वाटर लिया था, मैंने ये वाटर लिख के दिखा रही हूँ। अभी देखो ध्यान से, जब मैंने E लगाया तो मेरे किसी वेक्टर में चेंजेस नहीं आएंगे, ई मीन्स सेम। तो तीनों वेक्टर्स अपनी पोजीशन पर ही है। सेकेंड C2 लगाया, C2 में क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी पोजीशन पे है लेकिन HA बदल जाएंगे। तो सिर्फ एक एटम्स है जिसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो एक आ गया। सिग्मा वाई जेड कौन सा प्लेन है बच्चे, जब आप एक्सिस कंसीडर करते हो, एक बार आपने पर्टिकुलर एक्सिस कंसीडर कर ली फिर आप चेंज नहीं करोगे। जैसे ये हमारे पास Z है, ये हमारा Y है, ये हमारा X है, तो आप उसी वे में आंसर करोगे। तो यहाँ पर YZ आपके पास जो प्लेन है, YZ प्लेन कौन सा है, ये वाला। तो HA की इमेज HB में, यानी कि पोजीशन चेंज हो गई, तो सिर्फ ऑक्सीजन होगा जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। XZ में तीनों के तीनों एटम्स अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, ऑक्सीजन भी वहीं, ये भी वहीं, ये भी वहीं, तो तीनों एटम्स अपनी पोजीशन पे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये देखो आपका आंसर सेम है विदाउट राइटिंग एनीथिंग। आपको इतने टीडियस मेथड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है इन ऑर्डर टू फाइंड द करेक्टर ऑफ अनशिफ्टेड वेक्टर्स। तो आप सीधा क्या करोगे, इंडिविजुअल करेक्टर जो मैंने आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के टाइम सिखाया था कैसे लिखते हैं वो लिखा, उसके बाद अनशिफ्टेड वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पहुँच जाओगे, रादर देन ये 2 पेजेस की कैलकुलेशन करने के बजाय। क्लियर। तो अभी हमारा जो एक्चुअल टारगेट है वो तो हमने इनके बीच में रिलेशन डेवलप करना है। तो रिलेशन में हमारे पास ये पार्ट मिसिंग था, तो मैंने ये आपको डिस्कस कर दिया। अभी आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अभी थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी टिपिकल लगेगा। सबसे पहले आपने सपोज करो टो ए पर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन टो ए के लिए फाइंड आउट कर रहे हो, तो टो ए के लिए आपने टो ए लिख लिया। ये देखो आपके पास 1/4, दैट इज़ फार्मूला क्या बोल रहा है कि H विल बी द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अभी 1 यानी कि इसका कॉफिशिएंट 1। उसके बाद अगला कॉफिशिएंट किसका है, किस मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, A1 की बात कर रहे हो, तो A1 का कॉफिशिएंट E के अंडर कितना है 1। फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किसे करना है 9 के साथ, तो 1 × 1 × 9। तो यहाँ पर अगला फिर कॉफिशिएंट अगेन E का 1, A का फिर से 1, आपके पास जो इसका अगला वेक्टर आएगा, और इसके बाद आपके पास जो करेक्टर आएगा इस रो में चलना है, आपने रो वाइज चलना है। C2 का करेक्टर 1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1 × 1 × 3। तो इस वे में आपके पास पूरी रो कंप्लीट हो गई, तो उसका आंसर क्या आया 3। अभी इसे हमें कैसे यूज़ करना है वो बाद में देखते हैं। फिर टॉ 2 के लिए, यानी कि आपकी सेकंड रिप्रेजेंटेशन क्या है A2 के लिए। A2 के लिए आप क्या करोगे, अगेन 1/4, फिर से हम अभी थोड़ा सा इजी हो जाएगा,
1 इंटू 1 इंटू 9, 1 इंटू 1 इंटू -1, 1 इसके लिए 1 -1 और फिर 1, 1 इंटू -1 इंटू 3। तो आपने ये सम किया, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा 1। टॉ 3 के लिए B1 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो B1 के लिए फिर से कोफिशिएंट 1 इंटू 1 इंटू 9, 1 इंटू -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू -1 इंटू 3। तो इसका सम करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। टॉ 4 दैट इज़ B2। B2 के लिए आप क्या करोगे, 1 इंटू 1 इंटू 9, 1 इंटू -1 इंटू -1, 1 इंटू -1, 1 1 1 3। तो इनका सम करोगे आपके पास ये आया। तो अभी आप इसे यूज़ कैसे करोगे, आपकी जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है C2V पॉइंट ग्रुप के लिए, C2V पॉइंट ग्रुप के लिए वो किसका सम है, इन चारों का सम है, चारों इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का। तो जो जो कोफिशिएंट आपके पास आया आप उसे मल्टीप्लाई करोगे और वहाँ पर सिंबल लिख दोगे। इसे हमें आगे एप्लीकेशंस में यूज़ करना है। क्लियर। तो अभी C3V पॉइंट ग्रुप में मैं कुछ नहीं कर रही। C3V में मैंने एटम्स अपना मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया, करैक्टर टेबल लिख लिया, करैक्टर ऑफ अनशिफ्टेड वेक्टर्स करना था, वो कैसे किया। यहाँ पर इसका करैक्टर इंडिविजुअल E का 3 होता है, C3 का 0 होता है, सिग्मा V का 1 होता है। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम E लगाया, कोई आइटम शिफ्ट नहीं करेगा, चारों के चारों सेम। जब आपने C3 लगाया तो ये तीनों हाइड्रोजन घूमेंगे, नाइट्रोजन नहीं घूमेगा, दैट इज़ 1। अगर आप सिग्मा V प्लेन लगा रहे हो, सिग्मा V नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से पास करेगा, इन दोनों की इमेज बनाएगा, तो 2 एटम्स बदल जाएंगे, 2 नहीं रहेंगे। तो उनको मल्टीप्लाई किया, फिर से आपने ये ऐसे ही लगाया और आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो है ये आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आपने इसे खुद से डेवलप करना है। सिर्फ ये मेथडोलॉजी यूज़ करना शॉर्टकट, रादर देन वो कॉम्प्लेक्स 12x12 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ, फिर देखो कि HA का आंसर कहाँ जाएगा, HB का आंसर कहाँ जाएगा। तो उस सबको अवॉइड करने के बजाय शॉर्टकट से आप इसे डेवलप कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट। यहाँ पर अभी हमने क्या सीखा, रिलेशन डेवलप किया बिटवीन रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल, उसे कैसे आगे यूज़ करना है वो हम बाद में सीखेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।